खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे हम शुगर सेक्टर को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं दीपक बालानी हैं, डीजी हैं इस्मा के, और उनकी नई रिपोर्ट आ चुकी है उत्पादन अनुमान को लेकर। ये सेकंड एस्टीमेट है उनका। ये एस्टीमेट क्या कह रहा है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनका 2024-25 शुगर सीजन के लिए जो इनका उत्पादन का अनुमान है वो है, ग्रॉस उत्पादन का जो अनुमान है वो है करीब 310 लाख टन का, और नेट उत्पादन का अनुमान है डाइवर्जन के बाद, एथनॉल के डाइवर्जन के बाद, वो अनुमान है 272.7 लाख टन का। अब ऐसे में इनकी डिमांड तो थी कि एक्सपोर्ट को 20 लाख टन कम से कम इजाज़त दी जाए, हालांकि सरकार ने 10 लाख टन ही दिया है, लेकिन इस नंबर को देखने के बाद तो ये सही लगता है कि सरकार ने सही किया कि 10 लाख टन ही एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आप लोगों ने 20 लाख टन की डिमांड की थी एक्सपोर्ट की इजाज़त की, लेकिन आपके ही नंबर ऐसे दिख रहे हैं कि सरकार का जो फैसला था वो काफ़ी सही था। हालांकि आपने पूरी बैलेंस शीट में जो खपत के जो नंबर हैं वो भी आपने कम करके ही दिखाया है 280 लाख टन का, लेकिन कई सारी ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सालाना खपत देश में अब 290 लाख टन के आसपास हो चुका है। ऐसे में क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट का फैसला क्या सही था क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज हमारा एस्टीमेट रिलीज हुआ है उसमें हमने काफी सारी चीजें स्टडी की हैं। जो हमने 3rd वीक जनवरी में सैटेलाइट इमेज लिया था और हमारी जो केन टीम है वो ग्राउंड पे भी गई थी। आज हमारी कमेटी मीटिंग हुई जिसमें कि पूरे देश से जो हमारे अलग अलग जो सीनियर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आए और हमारी ईल्ड रिकवरी के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है। उसके हिसाब से 310 लाख टन का ग्रॉस प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, जिसमें 37.5 लाख जो है, पहले लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्टेड था, वो अब घट के लगभग 37.5 लाख टन डाइवर्जन होगा। और नेट जो शुगर बनने की उम्मीद है वो लगभग 272.7 है। अभी भी अगर आप हमारा शुगर बैलेंस शीट देखेंगे तो 80 लाख टन हमने स्टॉक ओपन किया था इस सीजन का, और 310, तो मतलब शुगर टोटल अवेलेबिलिटी लगभग 390 लाख टन की हो गई। 37.5 लाख टन डाइवर्जन और 10 लाख एक्सपोर्ट। अब आप आते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर। जब हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन का 280 लाख टन का आंकड़ा दिया था तो उसके पीछे भी काफी स्टडी थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो कोटा रिलीज हुआ था वो पिछले साल से लगभग 7 लाख टन कोटा कम रिलीज हुआ था, और पिछले साल इलेक्शन ईयर भी था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अभी जो हमारे सामने आई है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक तो 7 लाख टन कोटा कम रिलीज हुआ था, तो टोटल कोटा लगभग 69.5 लाख टन का रिलीज हुआ था। उसके सामने जो एक्चुअल डिस्पैच फिगर है वो लगभग 64 लाख है। लगभग 5 लाख टन जो है वो कोटा से भी 5 लाख टन डिस्पैच कम हुआ है। और 22 अभी इस महीने के भी जो कोटा आया है वो भी लगभग 22-22.5 लाख टन का है। आप कितना भी कर लें 280 से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल रहने की उम्मीद होनी चाहिए और सही होने की उम्मीद है। हम बोल दें कुछ भी 290, 295, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो सही है वो क्रेडिबल डेटा हमेशा देना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो अगर आप 280 का डोमेस्टिक कंजम्पशन लेते हैं तो लगभग हम ये सीजन जो है लगभग 62.5 लाख टन पे क्लोज करेंगे। आपका दूसरा सवाल था कि हमने 20 लाख टन मांगा था और 10 ही लाख टन हुआ। आपको याद है कि जब हमने शुरू में 20 लाख टन मांगा था, जब हमारा एस्टीमेट ज्यादा था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि क्रॉप कम हो जाएगा। सबको उम्मीद थी कि प्रोडक्शन अच्छा, मतलब बेहतर, काफी बेहतर होगा। बट क्योंकि कुछ ऐसी चीजें यूपी में जैसे रेड रॉट की समस्या थोड़ी ज्यादा फैल गई और वाटर लॉगिंग की समस्या थी, और महाराष्ट्र में कुछ फ्लावरिंग ज्यादा हो गया क्योंकि लेट मॉनसून काफी रहा, क्लाउड कवर काफी रहा, और सनशाइन जो चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी थोड़ी प्रोडक्शन कम हुई। तो आपको याद है 10 लाख हमने दिसंबर में अपनी तरफ से ही उस डिमांड को 10 लाख टन कम कर दिया था कि भाई 20 लाख टन अभी नहीं पॉसिबल लग रहा है, तो आप कम से कम जनवरी में हमको 10 लाख टन दे दीजिए। और हमें खुशी है, आपसे पहले भी मैंने बात की थी कि उस 10 लाख टन देने से जो इंडस्ट्री में एक जो पॉजिटिविटी आई है, जो लिक्विडिटी आई है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो केन पेमेंट के परसेंटेज है एक्सपोर्ट अलाउ करने से पहले और एक्सपोर्ट अलाउ करने के 8 से 10 दिन बाद लगभग 10% केन पेमेंट एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया है।
तो और डोमेस्टिक रेट भी स्टेबलाइज हो गया है, तो एक्सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है। ओके। और अब प्रोडक्शन के हिसाब से भी लग रहा है कि ये सीजन जो है हम अच्छा स्टॉक क्लोज करेंगे। तीसरी बात एक और, क्योंकि इस बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरी बात ये भी बता दूं कि क्योंकि पिछले साल का मानसून काफी अच्छा हुआ था, तो जो हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो प्लांटिंग है वो प्लांटिंग अच्छी हुई है 8 साल की और प्री सीजनल की। ओके। तो हमारा अगले साल का क्रॉप अच्छा दिख रहा है और अगले साल जो है हमारी मिलें जल्दी शुरू होंगी। तो 62-62.5 लाख टन का स्टॉक बहुत होता है और जब मिलें शुरू करेंगी तो हमें चीनी की पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है। ओके सर, दीपक जी एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आप लोगों की कल की जो डिमांड थी वो डिमांड भी मैं देख रहा था, जिसमें आपने कहा था कि बी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल के लिए और शुगर केन जूस से बने हुए इथेनॉल के लिए भी दाम बढ़ाने चाहिए थे, जो दाम आप लोगों की लगातार डिमांड रही है। लेकिन सरकार का मकसद ये था कि डाइवर्जन ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने सिर्फ सी हेवी मोलासेस से, और आप लोगों की रिपोर्ट भी उसे वैलिडेट इसलिए कर रही है क्योंकि प्रोडक्शन के नंबर लगातार, जितने भी आपकी ही इंडस्ट्री के लोग हैं, हम तो यहाँ पे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपना एस्टीमेट नहीं दे रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री के लोगों के ही जो अनुमान है वो काफ़ी नीचे के भी है, आपके जो अनुमान है उससे भी कम के 5-10 लाख और नीचे के भी अनुमान है, 10 लाख टन नीचे के भी। ऐसे में सरकार को भी लगता है कि घरेलू बाजार में पर्याप्त चीनी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल के लिए और शुगर केन के इथेनॉल के लिए उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, इसके ऊपर देखिए, ये जो आपका जो एनालिसिस है ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि सरकार का डिसीजन जो है ये बिल्कुल जो बी और जूस नहीं बढ़ाया इससे कोई प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला अगर 310 भी ले ले तो आपको 62.5 लाख पे क्लोज कर रहे हैं भाई, और आपको चाहिए कितना? आपको 55-50 चाहिए और अगले मिल भी पहले शुरू हो रही है, तो उसका इससे कोई उसका मतलब नहीं है। और दूसरी पॉइंट ये है कि भाई कई लोग अपने अपने डेटा, सब लोग अपने अपने डेटा दे रहे हैं, बट हमेशा देखिए इस्मा जो है बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है, ठीक है, हम लोग बड़े प्रॉपरली स्टडी करके डेटा लाते हैं, इसमें हम होड़ भी नहीं रहते हैं कि हमें पहले लाना है, और उसके पीछे हमारा कोई ऐसी मंशा भी नहीं होती है। क्रेडिबल डेटा सामने लाना इंडस्ट्री के, सरकार के लाना हमारी जिम्मेदारी है। ओके। और इसके पीछे कुछ नहीं। हाँ, हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि बी हेवी से और जूस से जो है रेट जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, 2 साल से नहीं बढ़ा है। 2 साल से देखिए हमारी एफआरपी लगभग 11-11.5% बढ़ गई है, हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। तो इसमें तो किसी भी हालत में ये जूस से और बी हेवी से तो इथेनॉल की कॉस्ट को बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ही, क्योंकि देखिए इसमें इतना इंडस्ट्री ने लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसमें और सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसीज थी पहले कि जब भी एफआरपी बढ़ रही थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर रहे थे, और कई जो हमें प्रोत्साहन मिला था तो उससे इंडस्ट्री ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। और अब आप E20 के आगे भी बात कर रहे हैं, उसमें भी इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ेगा, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो कंड्यूसिव पॉलिसी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें उम्मीद है कि एक टेम्पररी एक डिसरप्शन रहा है और सरकार जरूर इसके ऊपर फिर से नोट करेगी, और हमने तो फिर से रिक्वेस्ट किया है कि इसको रिकंसिडर करिए। ओके, शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं वो आपने सामने में रखी है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बजट से क्या उम्मीदें हैं हमारी इंडस्ट्री की, एग्री इंडस्ट्री की और बुलियन इंडस्ट्री की, वो बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्डन बजट की। गोल्डन बजट पेश होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, अब कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। ऐसे में बुलियन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो बताएंगे। रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से, और अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं पेस 360 से। अमित जी, सबसे पहले गोल्ड प्राइस की बात करते हैं, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए बजट से पहले, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? रिकॉर्ड स्तरों पर है भाव। विश्व मोहन जी, गोल्ड में जैसा कि आपने कहा हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेजी देखी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो हमने तेजी पिछले साल देखी थी ये उसी की एक एक्सटेंशन है। हालांकि जो लेवल आया था $2790 का कॉमेक्स में भाव आया था अक्टूबर एंड में, और उसके बाद हमने नवंबर में $2535 का भी भाव देख लिया था। अब हमने जो है ये 2790 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये
तकरीबन $20-25 यहाँ से और बढ़ सकता है, मगर उससे बहुत ज्यादा जो है मुझे बढ़ने का इसमें स्कोप नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड अपने प्रॉबली अपने एक पोटेंशियल इंटरिम टॉप से कोई 0.25% ही नीचे है। ऐसा मेरा मानना है विश्व मोहन जी। क्या करना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1-2% की बढ़ोतरी भी हो जाए। ऐसे में क्या सलाह देंगे? छोटा जवाब दीजिएगा अमित जी। बिल्कुल, ये हो सकता है विश्व मोहन जी, ये अटकलें लगाई जा रही, शायद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। और पिछली बार बहुत बड़ी जो है वो परसेंटेज इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी जुलाई में। तो ये हो सकता है कि 2% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 2% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती भी है तो उसका पूरा फायदा जो है वो एमसीएक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस केस में जो कॉमेक्स का जो गोल्ड है उसका भाव जो है शायद थोड़ा सा, अगर 2% यहाँ ड्यूटी बढ़ी तो आप मान के चलिए कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1% शायद कम हो सकता है। अगर ड्यूटी 2% भी बढ़ी तो भी एमसीएक्स में 1% का ही शायद इजाफा होगा। अभी एमसीएक्स तकरीबन 82,200 के करीब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल कोर्स में आप मान के चलिए कि सोना जो है वो 83,000 जा सकता है, और अगर ड्यूटी 2% बढ़ी तो 84,000 तक जो है चला जाएगा। मुझे 84,000 के जो है वो ऊपर जाने की फिलहाल जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं दिखती है। बताइए रनीशा जी, आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए बजट से पहले? किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड सिल्वर में? जिस तरह से गोल्ड ने एक आउट परफॉर्मेंस दिया है जनवरी मंथ में 7% राइज के साथ, मुझे लगता है ये रैली थोड़ी ओवरडन हो चुकी है। एंड जो भी पॉजिटिव्स हैं, चाहे वो ट्रम्प के टैरिफ्स के अनाउंसमेंट अनसर्टेनिटी हो या फिर इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने या घटने की आशंकाएं हो, दोनों मुझे लगता है प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो रणनीति आप जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता है जिसकी भी बाय पोजीशंस हैं उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एंड जिनकी शॉर्ट पोजीशंस है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक एक हम करेक्शन देख सकते हैं प्राइसेस में। बहुत ही ओवरडन हो चुकी है रैली। $2,700 से लेके $2,850 वन वे ये प्राइसेस बढ़ी है। तो $2,850 मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है 82,506 की लेवल। डाउन साइड में मैं देख रही हूँ फिर से एक बार ये प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण नेक्स्ट वीक प्राइसेस 80,000 तक आ सकती है। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जिसकी शॉर्ट पोजीशन है वो वेट कर सकते हैं। 80,000 फिर से हम लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। रनीशा जी, 60 सेकेंड है आपके पास। बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं और आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, बुलियन इंडस्ट्री के लिए क्या डिमांड रखना चाहती हैं? मुझे इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ ज्यादा चेंजेस पर्सनली नहीं लग रहे हैं आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 महीने हुए हैं प्राइसेस में इंपोर्ट ड्यूटी आते हुए। इंपोर्ट ड्यूटी कट जो देखा गया था 15% से 6%, तो सिर्फ 6 महीने में मुझे नहीं लगता है कि एक नया अनाउंसमेंट शायद आए। यहीं पे पॉज रह सकता है। बट जो बुलियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सबसे ज्यादा चाहते हैं कि एक अनाउंसमेंट आना चाहिए, वो है कि एक रेगुलेटर आना चाहिए बुलियन इंडस्ट्री में। क्योंकि करंटली आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीजीएफटी, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक सिंगल रेगुलेटर की जरूरत है ओवरऑल बुलियन मार्केट में भी और डिजिटल गोल्ड मार्केट में भी, जहां पे 4 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स डिजिटल गोल्ड बाइंग पोजीशंस लेके खड़े हैं। तो वहां पे भी एक ट्रस्ट बनाने के लिए इस मार्केट में एक रेगुलेटर की जरूरत है। ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है बुलियन मार्केट की। लोगों की जो डिमांड है, हालांकि ज़्यादातर डिमांड मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगा, वक्त की कमी है। अमित जी, 30 सेकंड में आप अपनी बजट डिमांड अपनी इंडस्ट्री के लिए बताएं। विश्व मोहन जी, हमारी यही डिमांड है कि ये बिजनेस जो है, ये बजट प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी, प्रो मार्केट्स होना चाहिए। देश को इस समय उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस समय जो है उनके ऊपर हर एक की डिमांड्स को इग्नोर करते हुए, आई थिंक कंट्री के हित में क्या है टू मेक इंडिया एन एडवांस कंट्री इन द नेक्स्ट 22-23 ईयर्स, आई थिंक वहां पे फोकस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बजट प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी, प्रो मार्केट्स और रिफॉर्म वाला एक बजट होगा। एंड वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर ऐसा होता है तो इवेंचुअली हम सभी लोग बेनिफिट करेंगे। भले ही दे मे बी सम विनर्स एंड लूजर्स, बट देन दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। The progress of the country is more important at this stage.
प्रिया, अमित जी, बजट का वक्त है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, माफ़ी चाहूँगा आप दोनों से। रेनिशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जो डिमांड थी हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखा दिए हैं। शुक्रिया अमित जी आपका भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एग्री बजट की बात। एग्री इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ ज़रूरत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। महेंद्र शाह हैं, चेयरमैन हैं वी ट्रांस के, और सुमन चौधरी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्यूट रेटिंग्स के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले महेंद्र शाह जी, आप बताएं क्या होना चाहिए एग्री इकॉनमी के लिहाज से, क्योंकि एग्री इकॉनमी में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे लॉजिस्टिक की रहती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर भी चिंता रहती है, और साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज की जो दिक्कतें हैं, ये तमाम चैलेंजेस है। ऐसे में आपकी उम्मीदें क्या हैं? इस बार बजट में क्या कुछ ऐलान होना चाहिए? आपने क्या उम्मीदें बना रखी हैं? देखिए, इसमें अपना एग्रीकल्चर नाम इटसेल्फ इज रूरल चीज है। रूरल में कनेक्टिविटी की जरूरत है। गवर्नमेंट शुड रियली improve infrastructure in rural areas. China model, which is very well known, जहाँ एक इको लॉजिस्टिक एकदम बढ़िया सिस्टम है, तो वो हिसाब से वहाँ छोटे छोटे वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज वो सब लोकल छोटे एरिया में हो गए तो इतना अपने को इंडस्ट्री को फायदा होगा। बड़े सेंटर में तो सब यानी प्राइवेट मॉडल भी काफी अपने हिसाब से अच्छी फैसिलिटी क्रिएट कर देते हैं। इट इज ओनली द रूरल एरियाज where government should actually involve itself, into helping set up warehouses, road connectivity, last mile connectivity, better facilities in the rural areas. बाकी तो otherwise government तो infrastructure में काफी बढ़ोतरी कर रही है, but the focus should be more on rural areas. करना ज्यादा जरूरी है। सुमन चौधरी जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री इकॉनमी को अच्छे से समझते हैं, बताइए क्या बड़े चैलेंजेज हैं? चुनौतियां तो तमाम हैं खेती किसानी में, पूरी एग्री इंडस्ट्री को लेकर, कैसे इसका रिवाइवल हो सकता है सर? सुमन जी। जी, आपका ऑडियो म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताएं सर। चलिए, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं वापस आपके पास आता हूं। उससे पहले मैं महेंद्र शाह जी से एक और सवाल पूछता हूं कि महेंद्र सर, एक मेरा सवाल वेयर हाउसेस को लेकर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता है जब किसान हार्वेस्टिंग के बाद आते हैं तो वेयर हाउसेस की कमी इतनी ज़्यादा है, फिर लॉजिस्टिक की दिक्कतें इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेज है। क्या कैसे इसको दूर किया जा सकता है? ये चैलेंज दूर करने के लिए किस तरह की इंसेंटिव देने की ज़रूरत है इंडस्ट्री को? या वही अपना जो गवर्नमेंट शुड देमसेल्फ आई मीन डायरेक्टली एक कुछ पॉलिसी मैटर में दे शुड कम आउट के भाई रूरल एरिया में जो भी वेयर हाउस बनाता है तो उनको जमीन मुहैया करा जाए, या उनके वेयर हाउस बनाने में जो भी सपोर्ट दिया जाए, तो वो सबसे नंबर 1 है कि तो ही आदमी गांव में आएंगे। अदरवाइज आजकल जमीन के दाम भी इतने बढ़ गए हैं, तो इट इज शायद इतना रूरल में आदमी इतना जल्दी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली स्टेप इन, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि सिटी यानी बड़े सेंटर में तो देयर आर बिग प्लेयर्स, जो रूरल इसमें एग्रीकल्चर वेयर हाउसेज में काफी कंपनियां भी आ गई है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिकॉज इट्स प्योरली ए कमर्शियल मॉडल। बट जो बात है जो रूरल एरिया में कनेक्टिविटी टू द वेयर हाउस फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड, एंड जो चाइना का मॉडल, आई थिंक मैं इसमें ज्यादा डीप में मैं बता नहीं सकता, बट चाइना मॉडल को अपनाना चाहिए कि वहाँ नेचुरली गवर्नमेंट कंट्रोल है तो काफी दे कैन डू इट। बट एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम वहां पे करते तो आदमी को नियरेस्ट टू द प्लेस वो भी बेटर कनेक्टिविटी के वेयर हाउस जो बन जावे, तो देन ये सब अपना बिगाड़ होता है जो अनाज का जो भी फल का वो सब वहां पे विल बी टेकन केयर ऑफ। तो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन टू really help entrepreneurs, और इवन गवर्नमेंट खुद भी इसके कुछ वेयर हाउस जो छोटे छोटे सेंटरों में बना देंगे विच आर वेरी क्लोज टू द प्रोडक्शन सेंटर, तो ये दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अदरवाइज यस, इट इज अ नीड ऑफ द आवर, और अपना तो आई थिंक इकोनॉमिस्ट नो बेटर देन मी कि कितना बिगाड़ हो रहा है एंड फसल को अपना स्टोरेज की वजह से कितना हो रहा है। तो रूरल में आपको क्या लग रहा है इस इंडस्ट्री को, एग्री इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इस बार बजट में? सुमन जी।
हेलो, मेरे लिए है? जी जी हाँ सर, आपके लिए ही थी, आवाज आ रही है आपको अब? हाँ हाँ, देखिए, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ काफी इम्प्रूव हो चुका है। इफ यू लुक फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो पिछले साल 23-24 में ग्रोथ नेगेटिव थे। आओ दिस ईयर काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। करीब 4% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ एस्टिमेट किया हुआ है। उसमें मानसून का इम्पैक्ट काफी फेवरेबल है। हालांकि थोड़ा सा एक्सेस रेन हुआ है। ओवरऑल हार्वेस्ट, खरीफ हार्वेस्ट अच्छा था। अभी रबी क्रॉप भी अच्छा होने वाला था। ओवरऑल रूरल इकोनॉमी इज डूइंग बेटर, रूरल डिमांड भी अच्छे है। लेकिन कुछ चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस तो है ही। जैसे आप बताएं, एक तो है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म सेक्टर, वो इम्प्रूवमेंट का बहुत जरूरत है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, जैसे मेरा कलीग ने बताया। तो और इम्पोर्टेंट जो है इस थोड़ा सा R&D के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। R&D में हमारा जो एडुकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कम है। हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये कोल्ड स्टोरेज के ऊपर फोकस, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक एस्टिमेट हुआ है कि आपका देखिए लॉसेस जो होता है, पर्टिकुलरली फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्टेज इतना 30-40% तक जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। पर यील्ड आउटपुट हैज टू बी हायर, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। शुक्रिया सुमन चौधरी जी आपका, महेंद्र शाह जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी डिमांड रखी। देखते हैं किस तरह के अनाउंसमेंट्स कल होते हैं। शुक्रिया सर, वक्त कम था, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपने अपनी डिमांड रखी और अपनी उम्मीदें अपनी रखी। तो एग्री बजट की बात को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बजट पर